हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कराने वाली हूँ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक्स में जो आपकी न्यूमेरिकल है वो कराऊंगी। काफ़ी एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल आते भी हैं। जो मैंने स्टार्ट किया है क्लास 9th से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के। आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले एक थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड वो देख लेते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं परमाणु एवं अणु। क्या कहते हैं? परमाणु अणु। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु की। किसकी बात करते हैं? परमाणु की। अब ये परमाणु होता क्या है? देखो, आप सभी ने सुना होगा पीरियोडिक टेबल की बात हम करते हैं। जैसे कोई भी हम बात करते हैं, गोल्ड है आपका, सिल्वर हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम हो गया, या फिर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब क्या है? ये है तत्व। क्या है? तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो ये जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनकी सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है। क्या रह सकता है? स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब अगर मैं एक परमाणु की बात करूं तो कोई भी एक तत्व है वो बना होता है, किसी भी तत्व के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। मान लो ये मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया है, या आप कोई भी तत्व इसको मान सकते हो। तो ये होता है भाई इसका नाभिक। नाभिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट। कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जिसके अंदर हर एलिमेंट के अंदर आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ मिलेंगी शेल्स। क्या मिलेंगी? शेल्स। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर किसी भी एटम, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? किसी भी एटम यानी कि परमाणु की संरचना दिखा रही हूँ। किसकी? परमाणु की संरचना ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस बनता है इन दोनों से मिलके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ये तो बात की हमने परमाणु की। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक परमाणु किससे मिलके बना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, और साथ में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो बहुत कम होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ मानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को। इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है परमाणु द्रव्यमान। क्या आ जाता है? परमाणु द्रव्यमान। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ते तो वो आपको परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। N से आपके न्यूट्रॉन है और P से आपके प्रोटॉन है। ये निकालने भी आ सकते हैं आपको, इनके भी न्यूमेरिकल्स में आपको करा दूंगी कि परमाणु द्रव्यमान दे दिया तो प्रोटॉन पूछ लिए। लगभग मोस्टली
जो प्रोटॉन होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखते हैं अणु की बात हम कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अणु की। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मैं ले लेती हूँ एक, पहले आप ये चीज़ समझिए, जैसे मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन, तो इसमें क्या है, ये एक हाइड्रोजन का एक क्या है, परमाणु है, ठीक है। जब बहुत सारे एक ही तरह के होते हैं ये, इसमें तो क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, यानी कि आपके अणु के अंदर क्या होता है, ये किसी तत्व का या यौगिक का समूह होता है। इसमें क्या होता है, एक ही तरह के परमाणु का समूह, या इसमें भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ये कैसे होता है, देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया गया, आपने देखा होगा ऑक्सीजन O से बनती है। ऑक्सीजन किससे बनती है, O से हम ऑक्सीजन को दिखाते हैं, पर ये लिखा ऐसे जाता है O2। तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन का एक क्या है, अणु है, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, किसका, ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे ही आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जैसे मान लो, इसका तो सबको पता है, H2O वाटर, पानी होता है, ये जल होता है आपका। इसमें क्या जुड़े हुए हैं, दो तो भाई आपके जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये परमाणु है, दो जुड़ के क्या हो गए, अणु हो गए ना, मॉलिक्यूल हो गए। साथ में इनके ऑक्सीजन भी जुड़ गया, तो ये पूरा एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का अणु बन गया ये। अब इन सारे, एक टर्म ये भी पढ़ी जाती, एक टर्म ये भी आती है आपके क्वेश्चंस में, आणविक द्रव्यमान। क्या, आणविक द्रव्यमान। अब ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल का अगर मैं जोड़ कर दूं सभी के द्रव्यमान का, सभी अणुओं के, ये जितने भी अणु इसके अंदर हैं, अगर मैं उनका क्या कर दूं, जोड़ कर दूं, तो आपको आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। क्या है, कोई भी अगर आपके पास जो भी आपके पास अणु है, उसके जितने भी एलिमेंट है या कह सकते हैं तत्व है, या उसके जितने भी परमाणु है या संघटक है, कोई भी शब्द आप यूज़ कर सकते हो, इन सब के द्रव्यमानों का योग, एक अणु के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के द्रव्यमान का योग होता है आपका आणविक द्रव्यमान, यानी कि मोलिकुलर मास। अब एक चीज़ और है, आपको पता कैसे लगेगा कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये योग निकालने के लिए आपको हर एक तत्व का क्या याद होना चाहिए, द्रव्यमान याद होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए हर तत्व का, तभी हर एलिमेंट का, तभी आप ये निकाल पाओगे मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास आपको लर्न करना है। ये आप कहाँ से लर्न करोगे, कोशिश कीजिएगा कि जो 9th क्लास की NCERT की बुक है वहाँ 20 एलिमेंट्स का आपको दिया हुआ है, वहाँ से लर्न कर ले ना, तो ये मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगी, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट वो तो लर्न कर ही लीजिएगा आप। मोस्टली जो आपका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जो होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, उसका ये 2 गुना होता है,
डबल होता है मोस्टली टाइम, अधिकतर बार। अगर आपको ये याद है ना, एटॉमिक नंबर याद है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, मोस्टली ये डबल होता है। देखो भाई, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने कोई एलिमेंट मान लिया, यहाँ मान लो जो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ये जो है ये है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक है ये इसका, ओके। और ऊपर जो है ये है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान यहाँ आपको प्रदर्शित किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको दिखा देती हूँ। आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है C612, ये कार्बन मैंने लिया है इसमें, तो ये कार्बन का 6 तो इसका एटॉमिक नंबर है, और कार्बन का 12 क्या है? एटॉमिक मास है। आपको कई जगह C6 और 14 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको चीज़ आगे बताऊंगी, ये होते क्या है ये बाद में बताऊंगी, पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि दो चीज़ें हम मोस्टली देखने वाले हैं, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के ऊपर, और दूसरी बात करेंगे हम आणविक द्रव्यमान के ऊपर। इन दो कॉन्सेप्ट्स के आज हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, और आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। ये दो चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास बता देती हूँ। लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार, जैसे दिन में एक बार भी आप इसको पढ़ लोगे ना, एक बार रिवाइज कर लोगे एटॉमिक मास और नंबर्स को, तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, उनके नाम के साथ बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये कौन सा एलिमेंट है। परमाणु क्रमांक यानी कि आपका एटॉमिक नंबर है ये, और ये आपका है एटॉमिक मास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो H से लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। नेक्स्ट है आपका हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक मास होता है 4। परमाणु भार और क्रमांक ये आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है लिथियम, और लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, और मास होता है 6.94। बट हम अपनी सुविधा के लिए इसको सिर्फ कितना लेते हैं? 6 ही ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, और एटॉमिक मास जो होता है बेरिलियम का वो है 9.01। कितना है? 9.01। इसे भी हम सिर्फ 9 ही अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद बारी आती है बोरोन की, जिसको हम सिर्फ B से रिप्रेजेंट करते हैं। बोरोन को B से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। कितना होता है? 5। और एटॉमिक मास होता है इसका 10.81। जो ये फ्लक्चुएशंस में है ना, इसको हम छोड़ ही देते हैं, सिर्फ जो ये आपका पूरा नंबर है इसी को लेते हैं, बेरिलियम, बोरोन। उसके बाद बारी आती है कार्बन की, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 12 इसका एटॉमिक मास है। इसके बाद कार्बन के बाद बारी आती है नाइट्रोजन की। N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और मास होता है 14। इसके ये भी 0.01 तो है ही। नाइट्रोजन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका एटॉमिक मास है, वैसे तो होता है 15.99 बट हम 16 ले लेते हैं, होता कितना है 15.99। ठीक है। ऑक्सीजन के बाद बारी आती है फ्लोरीन की, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास होता है 19। फ्लोरीन के बाद बारी आती है नियोन की। नियोन जो कि आपकी एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और एटॉमिक मास होता है 20.18। ये जितने भी फ्लक्चुएशन में है इनको पीछे वाली संख्या को छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स में। नियोन के बाद बारी आती है सोडियम की, किसकी, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास होता है आपका 23। सोडियम के बाद मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 25.31, जिसको हम 26 भी ले लेते हैं। इसके बाद बारी आती है एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक मास होता है 26.98, यानी कि 27 के आसपास। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और एटॉमिक मास होता है 28.09। सिलिकॉन के बाद बारी आती है आपकी फास्फोरस की, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास होता है 30.07। फास्फोरस के बाद बारी आती है सल्फर की। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास होता है इसका 32। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन 37, जिसको हम मोस्टली तो 35 ही ले लेते हैं या फिर 35.95, 36 भी कई बार इसको काउंट कर लिया जाता है। इसके बाद है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक मास होता है 39.95। फिर बारी आती है पोटेशियम की। पोटेशियम का सिंबल होता है आपका K, इसका एटॉमिक मास है 19, एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मास जो होता है आपके पोटेशियम का वो होता है 39.1। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, जिसको हम ले लेते हैं 40.08 इसका मास। ये मैंने आपको NCERT के 20 जो आपको दिए गए हैं एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, वो आपको मैंने करा दिए हैं। इनको 2-4 बार करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न तो करने ही पड़ेंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। देखते हैं हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले कराने का भी मेरा एक रीज़न है क्योंकि इसमें एक ही टाइप के जो एटम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, कोई दूसरा अलग एटम कनेक्टेड नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं जिसमें सेम टाइप के आपके परमाणु जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें आपको निकालना है इन यौगिकों का आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। मैं आपको बता भी चुकी हूँ पीछे आणविक द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दो परमाणु जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? इसमें एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनाई है इन्होंने? H2। ठीक है, हाइड्रोजन बनाई है, तो ये बन गया आपका एक अणु। अगर ये अकेला H होता तो ये होता भाई आपका परमाणु। ठीक है,
पर क्योंकि ये दो अणु आपस में मिले हैं, दो परमाणु आपस में मिले हैं, देखो एक है तो परमाणु है, दो आपस में जुड़ गए तो ये आपका बन गया परमाणु। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन है कितनी, 2, तो क्या कर दोगे 1 × 2, तो इसका एटॉमिक जो आपका अणु का द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसकी यूनिट होती है या तो AMU या फिर 2U। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप आपको यहाँ तक। ये एक H2 का क्या आ गया आपके पास, आणविक द्रव्यमान, या ये क्या है आपका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका O2। क्या दिया है आपको, O2 दिया है। इसमें क्या जुड़े हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं और इन्होंने मिलके बना दिया है आपका O2। ठीक है, ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, और ये क्या है आपका अणु है। अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो मैंने आपको पीछे बताया ही है कि इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है, 16। और दिए कितने हैं, कितने हैं, 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 32U। यानी कि जो O2 का, किसका, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 32U, 32U या 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट आपका जो दिया है वो आपके सामने है Cl2। Cl क्या होता है, मैंने पीछे बताया आपको, क्लोरीन होता है आपका Cl। और क्लोरीन के कितने, क्लोरीन प्लस क्लोरीन जुड़ा है, 2 क्लोरीन के क्या जुड़े हैं, परमाणु जुड़े हैं। और उन्होंने एक क्या बना दिया, Cl2 एक क्या बना दिया, अणु बना दिया भाई। अब मुझे बताओ जो क्लोरीन होती है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, क्या लेते हैं हम इसको भाई 35.5 ले लेते हैं ना क्लोरीन का। क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई, ये होता है 35.5। अब 2 है तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 71U क्या आ जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखो भाई अब ये मैंने सिंगल सिंगल के करके आपको दिखाए। अब मुझे बताओ आप, ये जो CO2 है इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है इसमें। एक तो आपकी जुड़ी हुई है कार्बन, साथ में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कितनी है, 2 है। कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 12। कितना होता है 12। और ऑक्सीजन का होता है 16। पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो मल्टीप्लाई करके ये तो आ गया भाई आपका 32। कार्बन तो एक ही है, 2 होते तो मल्टीप्लाई हो जाता। अब इनको जोड़ दो, इन सब का ही तो जोड़ निकलेगा, 12 + 32 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा आपका, है ना 44U और 44 AMU। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया गया है CH4। इसमें आपकी क्या क्या जुड़ी हुई है, CH4 होता है क्या, ये मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन होती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये मीथेन कैसे है, ये आगे लेक्चर्स में हम करेंगे। पहले बताओ, देखो इसमें एक कार्बन है और हाइड्रोजन जुड़ी हुई है 4। तो कार्बन का तो आपको पता ही है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। कार्बन का होता है भाई 12। कितना होता है कार्बन का 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है कितनी, 4 है। तो 12 में 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में 4 जोड़ दोगे तो 16U। कितना आ जाएगा 16U और AMU। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, अगर क्या है ये
दो बातें आप याद रखो, अगर सेम एलिमेंट है ना, जैसे मान लो H2 है, ये सेम है ना, तो इसको इसके एटॉमिक मास से यानी कि परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर दो। होता कितना है, एक है कितने, दो, तो दो आ गया। और अगर अलग अलग है, जैसे मान लो मैं ले लूँ CO2, ये अलग अलग है ना, तो इन दोनों को दो हिस्सों में तोड़ लो, कार्बन एक था तो 12 आ गया। अब ये जुड़ेंगे, अलग अलग क्या होंगे, जुड़ेंगे, और सेम होंगे मल्टीप्लाई। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितनी और है, ऑक्सीजन 2 है। ऐसे करना है, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेम को करना है मल्टीप्लाई और डिफरेंट को करना है प्लस, ये बात आप ध्यान रखें। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है, थोड़ा सा भी समझ आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं, आपको सिखाने की कोशिश करूं। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।